हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज जो हम वीडियो लेक्चर लेके आए हैं वो अभी तक हमने इन्वर्टर के बारे में सब कुछ देख लिया था थ्रू वीडियो लेक्चर्स, जिसमें हमने केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट को ही अप्रोच किया था और उसे ही हमने समझा था। प्रीवियस ईयर में जो AKTU में यानी UPTU में आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को लेके आया हमें, जो इन्वर्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 7-8 सालों में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल मैं 2 या 3 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है सिंगल फेज क्वाजी स्क्वायर वेवफॉर्म क्या है, क्वाजी स्क्वायर। क्वाजी स्क्वायर वेवफॉर्म हमें कब मिलता है, जब आपका PWM इन्वर्टर होता है। क्लियर, यानी क्वाजी स्क्वायर वेवफॉर्म आपको क्लियर होगा कि जब 2D का पल्स हमें मिलता है, ठीक है, हाफ साइकिल में, तो वही हमारा क्या होता था, क्वाजी स्क्वायर वेवफॉर्म होता था। क्लियर, ये चीज आपको याद भी आ रही होगी। ठीक है, जहां पे ये आपका पाई रेडियन हो गया, ये 2 पाई रेडियन हो गया, तो हमने पल्स विद मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर में ये देखा था, ये आपका 2D और ये आपका 2D। और ये 2D क्या होता है, ये मिड पॉइंट के सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, तो यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे सब कुछ टाइम के टर्म में पूछा गया है, जबकि हमने जो भी डेरिवेशन वगैरह किए हैं वो एंगल के रिस्पेक्ट में सब कुछ किया हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल के टर्म में भी कर सकते हैं, टाइम के टर्म में भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल हम क्वेश्चन को टाइम के टर्म में ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ ऑन टाइम पीरियड भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर, ठीक है, तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डीसी सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पे क्वाजी स्क्वायर वेव फॉर्म हो गया है, तो क्लियर है कि क्वाजी स्क्वायर वेव फॉर्म ऐसे ही होता है। पल्स विथ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर का जो लॉजिक होता है उसी के थ्रू हमें क्वाजी स्क्वायर वेव फॉर्म मिलता है। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होने का मतलब क्या हो गया, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। तो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 1/f, यानी t की वैल्यू आएगी 1/100 यानी 10 मिली सेकेंड। क्लियर, यानी टाइम पीरियड क्या हो गया, 10 मिली सेकेंड का हो गया। यानी जो हमने यहाँ पे 2 पाई रेडियन के टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है वो टाइम पीरियड होगा वो 10 मिली सेकेंड के बराबर। क्लियर है चीज, ठीक है। अब आते हैं, आपको ये दिया हुआ है कि प्योर रेजिस्टिव लोड है, आर की वैल्यू 10 ओम है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आते हैं पार्ट्स पे, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, सप्लाई वोल्टेज यानी VS की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 200 वोल्ट, ये भी आपको गिवन। तो क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन। पार्ट 1 देखते हैं क्या पूछ रहा है। पार्ट 1 पूछा है ड्यूरेशन ऑफ ऑन पीरियड, यानी ऑन पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, ऑन पीरियड ड्यूरेशन। तो आपको वेवफॉर्म में साफ दिख रहा है कि ऑन पीरियड ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, जो स्विच आप यूज कर रहे हैं वो पूरे हाफ साइकिल में कितनी देर के लिए ऑन है। ऑब्वियस सी बात है, कितनी देर के लिए ऑन होगा, यहाँ पे 2D, जिस समय के लिए ऑन होगा उसी समय के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ड्यूरेशन ऑन टाइम पीरियड ईच हाफ साइकिल क्या होगा, 2D होगा। यानी 2D टाइम के लिए आपका क्या होगा, स्विच ऑन मोड में रहेगा। क्लियर, ये चीज निकालना है। लेकिन चूंकि ये हमने जो डेरिवेशन किया था वो एंगल के टर्म में किया था, यहां आपसे पूछ रहा है इन सेकेंड, यानी आपको टाइम सेकेंड बताना है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि आउटपुट वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है, V0 RMS वैल्यू, ये आपको 100 वोल्ट गिवन। क्लियर, ठीक है। तो V0 RMS वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें V0 RMS वैल्यू क्या मिलता है, अगर आपको याद हो, ये मिलता है VS √ 2D अपॉन पाई। क्लियर, अगर हम इस वेवफॉर्म को लेके चले तो, और ये पाई क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे तो 2 पाई इज इक्वल टू T, देन पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T/2, यही तो होना है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको दोनों को टाइम डोमेन में लिखना है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप 2D को भी मिली सेकेंड में चाहते हैं और ये पाई रेडियन को आप क्या चाहते हैं, टाइम के टर्म में ही रहे, तो हम पाई को रिप्लेस कर सकते हैं VS √
यहाँ पे 2d आपका मिली सेकेंड में ही रहेगा, पाई इज रिप्लेस बाई टी बाई टू। क्लियर, क्योंकि 2 पाई इज इक्वल टू टी, देन पाई इज इक्वल टू टी बाई टू। क्लियर है चीज? ठीक है, अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी नॉट आरएमएस की वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है, वी एस की वैल्यू आपकी 200 है, अंडर रूट 4d अपॉन टी। क्लियर, ये चीज आ जाना है, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू अंडर रूट 4d बाई टी। क्लियर, इसका हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करिए आप, तो स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 इक्वल टू 4d बाई टी। क्लियर, तो यहां से 2d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2d आपको मिल जाएगा t बाई 8। क्लियर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, d की वैल्यू t बाई 16 हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है 2d की वैल्यू t बाई 8 आएगा। ठीक है, हमें 2d निकालना है, मैंने क्या निकालना है, कितने देर के लिए ऑन रह रहा है, तो वो 2d ही है, t बाई 8, यानी t की वैल्यू कितनी है आपकी 10 मिली सेकेंड। t की वैल्यू आपको दी गई है 10 मिली सेकेंड अपॉन 8, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 1.25 मिली सेकेंड के लिए आपका ऑन पीरियड मिलता है इन ईच हाफ साइकिल। क्लियर, क्योंकि आप ब्रिज इन्वर्टर का आपको पता ही है कि पेयर में स्विच ऑन होते हैं। क्लियर, अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है आपसे, प्योर रजिस्टिव लोड है और पीक सप्लाई करंट की वैल्यू पूछ रहा है कि पीक सप्लाई करंट क्या होगा। अगर हम सप्लाई करंट की बात करें तो ब्रिज इन्वर्टर में जो सप्लाई करंट होता है वो आई नॉट के इक्विवेलेंट ही आता है। पहले हाफ साइकिल में आई एस की वैल्यू आई नॉट के बराबर मिलती है और दूसरे हाफ साइकिल में आई एस की वैल्यू माइनस आई नॉट मिलती है। क्लियर, तो आपको मिलता क्या है, वो मिलता तो वो आई नॉट के इक्विवेलेंट ही है। अब यहाँ पे प्योर रजिस्टिव लोड है, पीक वैल्यू निकालनी है हमें, और आपको पता है कि वेवफॉर्म जो आपको मिलना है वो क्वाजी स्क्वायर मिलना है। ये आपका वी नॉट का वेव फॉर्म है मान लो। क्लियर, तो प्योर रजिस्टिव लोड के केस में आई नॉट का वेव फॉर्म भी क्या होगा, सेम ही वेव फॉर्म तो होगा, कुछ अलग हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, तो वेव फॉर्म आपका सेम आना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं आई नॉट की वैल्यू पूछूं तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट बाई आर के बराबर हो जाएगी। वी नॉट की वैल्यू कितनी है 100, आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो ये क्या आ जाएगा 10 एम्पियर। क्लियर, क्योंकि ये एक स्क्वायर वेव फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कांस्टेंट ही होगी, और वो क्या आएगी 10 एम्पियर के बराबर ही आएगी, यानी आई नॉट मैक्सिमम आप ये कह लो, या यही क्या होगा सप्लाई करंट के भी मैक्सिमम करंट के बराबर होगा, और ये क्या आएगा 10 एम्पियर के बराबर। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है सप्लाई करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, मतलब सप्लाई करंट क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एवरेज डीसी सप्लाई करंट। अब एवरेज डीसी सप्लाई करंट हमेशा निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पावर बैलेंस करते हैं, और कुछ मत किया करिए, आप क्या किया करिए पावर को बैलेंस किया करिए। यानी इनपुट पावर क्या आपका VSIS, आउटपुट पावर क्या होगा V नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, क्योंकि प्योर रजिस्टिव लोड है। ठीक है, कोई भी लोड हो, एक्टिव पावर तो V स्क्वायर बाई आर ही होना है, तो VSIS की वैल्यू क्या होगी V नॉट आर स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। V नॉट आर की वैल्यू कितनी है 100 स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 10। यहां से क्या होगा VS की वैल्यू आपको पता ही है 200 इंटू आई एस इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 10। क्लियर, तो ये आपको आई एस की वैल्यू मिल जाएगी 5 एम्पियर। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये कैंसिल आउट 10/2 यानी 5 एम्पियर, और ये हमें सप्लाई करंट की एवरेज वैल्यू मिल गई, एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट। हमने क्या किया, सिंपली पावर को बैलेंस किया और कुछ नहीं किया यहां पे। क्लियर, मैक्सिमम की वैल्यू हम वेव फॉर्म से निकालेंगे क्योंकि वेव फॉर्म आई नॉट के इक्विवेलेंट ही आना होता है, तो इसीलिए आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी आई एस मैक्सिमम के बराबर ही होना है, जो कि 10 एम्पियर आ जाएगा सिंपली V बाई आर से। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे ही अप्रोच करना है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस हमें क्या लॉजिक यूज किया, हमने जनरली पढ़ा है एंगल के टर्म में, यहाँ पे टाइम के टर्म में सब कुछ दिया है, तो हमें ये चीज क्लियर होना चाहिए कि 2 पाई इज इक्वल टू टी, देन पाई इज इक्वल टू टी बाई
2, और वही वैल्यू पुट करके हमने क्या किया, ये चूंकि रेशियो ही तो है, चाहे वो एंगल के टर्म में रहे चाहे वो सेकेंड के टर्म में रहे, बात बराबर ही है, क्योंकि रेशियो के तो यूनिटलेस होता है। तो हमें क्या ध्यान देना है, दोनों एंगल के टर्म में हो या दोनों टाइम के टर्म में हो, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 2, फॉर अ सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आपका हाफ ब्रिज इन्वर्टर है या फुल ब्रिज इन्वर्टर है, गिवन नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो तो आप उसे कंसीडर करके चलिएगा फुल ब्रिज इन्वर्टर। जब तक हाफ आपको गिवन ना हो तब तक आप उसको फुल ब्रिज इन्वर्टर कंसीडर करते हुए चलिए। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ, डीसी इनपुट वोल्टेज यानी वीएस की वैल्यू 200 वोल्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट 3 लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? हमें क्या करना है, हार्मोनिक्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कि वो एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, फूरियर सीरीज का। तो अगर आपको याद हो तो आउटपुट वोल्टेज का एक स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए आउटपुट वोल्टेज का जो फूरियर सीरीज आता है वो क्या आता है, सिग्मा एन की वैल्यू क्या होती है, ऑड 1 3 5 डॉट 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 मतलब 7 9 ऐसे चलता जाता है। और यहाँ पे क्या आता है, फुल ब्रिज के लिए 4vs बाई एन पाई साइन एन ओमेगा टी, एंड हाफ ब्रिज के लिए 2vs अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी। ये किसके लिए आता है, फॉर अ स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म। क्लियर? यही आपका मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के लिए कुछ और आता है, वो भी ऑलरेडी हमने डिराइव किया था, 4vs अपॉन एन पाई साइन एन पाई बाई 2 साइन एन डी साइन एन ओमेगा टी के बराबर आता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल आपसे क्वेश्चन में एक स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वाजी स्क्वायर मेंशन नहीं। क्लियर? तो हम इसको स्क्वायर ही एज्यूम करके चलेंगे और हम फंडामेंटल्स वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि एम्पलीट्यूड पूछा है आपसे। एम्पलीट्यूड पूछने का मतलब कि आउटपुट वोल्टेज है तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। क्या निकालनी है, आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल कंपोनेंट की बात करें तो वी नॉट फंडामेंटल मतलब nth हार्मोनिक्स कंपोनेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, फंडामेंटल नहीं, nth हार्मोनिक्स कंपोनेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 4vs अपॉन एन पाई के बराबर। क्लियर? जब 4vs अपॉन एन पाई के बराबर है तो अगर मैं इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालूं यानी वी नॉट nth हार्मोनिक्स आरएमएस वैल्यू, क्या करेंगे हम, सिंपली साइनसोइडल है तो √2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4vs अपॉन एन पाई √2 आ जाना है, यानी क्या आ जाएगा ये 2√2 vs अपॉन एन पाई। क्लियर? तो ये चीजें निकल के आपकी आनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको अप्रोच क्या करना है और कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है फूरियर सीरीज का फॉर्मूला। अगर यही हाफ ब्रिज इन्वर्टर है तो 4vs की जगह पे क्या हो जाएगा, 2vs। क्लियर? ठीक है, अगर हम 2√2 अपॉन पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये हमें मिलता है 0.90। ठीक है, ये हमें क्या मिलता है, 0.90 यानी 0.9 vs अपॉन एन, ये हमें मिल गया। कभी भी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि थ्री लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स बताइए, इसका मतलब क्या करना है आपने, पहले तो आप एक आसान सा इक्वेशन निकाल लीजिए कि आसान सा इक्वेशन क्या आ रहा है, और एन के टर्म में इक्वेशन आना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या करोगे आप, एन की वैल्यू बस पुट करते जाओगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। तो बार बार कैलकुलेटर यूज करने के बजाय पहले एक आसान सा एक्सप्रेशन आप निकाल लिया करो। ये 0.9 vs अपॉन एन हो गया। 0.9 vs अपॉन एन होने का मतलब क्या हो गया, 0.9 vs की वैल्यू कितनी है आपकी 200 अपॉन एन, यानी कितना हो गया ये 180 अपॉन एन के बराबर। क्लियर? अब हमें लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स निकालना है। फंडामेंटल कंपोनेंट कभी हार्मोनिक्स नहीं होते, पहली चीज। n = 1 क्या होता है, ये फंडामेंटल कंपोनेंट होता है जो हमें चाहिए होता है। क्लियर? हार्मोनिक्स कहां से शुरू होता है, हार्मोनिक्स शुरू होता है n = 3 से। ये आपका सबसे लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होता है, n = 3, नेक्स्ट n = 5 एंड नेक्स्ट n = 7। ये 3 लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है। तो हमें क्या निकालना है, वी नॉट 3 आरएमएस, ये क्या आ जाएगा आपका 180/3, यानी कितना आ गया ये 60 वोल्ट। नेक्स्ट क्या है आपका
फिफ्थ हार्मोनिक्स। क्लियर? तो वी नॉट फिफ्थ हार्मोनिक्स की आरएमएस वैल्यू क्या हो जानी है? 180/5, यानी कितना आ गया ये? 36 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? V07 RMS, ये आपका आ गया 180/7। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 180/7 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.71। तो ये आपके 3 लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स की वैल्यू हो गई। आपसे फंडामेंटल वैल्यू भी पूछ सकता था। अगर मान लो मैंने पूछ लिया होता फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगा, यानी V01 फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 180/1 यानी 180 वोल्ट के बराबर। क्लियर? तो सिंपल न्यूमेरिकल है, मतलब आप चाहे पहला न्यूमेरिकल देख लो चाहे दूसरा न्यूमेरिकल देख लो, दोनों सिंपल न्यूमेरिकल है। बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आते हैं इन्वर्टर के। ठीक है, दोनों ही सिंपल न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल में थोड़ी सी कमी थी। कमी क्या थी कि यहाँ पे क्वाजी स्क्वायर वेव फॉर्म तो दिया हुआ है, क्वाजी स्क्वायर ऑपरेशन, बट क्वाजी स्क्वायर ऑपरेशन के लिए 2D की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं। जब तक 2D की वैल्यू नहीं गिवन होगी तब तक हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिलहाल क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर, फिर से वही हमें क्या करना है, फुल ब्रिज इन्वर्टर एज्यूम करना है। लोड के लिए आर की वैल्यू क्या दी गई है, 12 ओम। एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.03 हेनरी। क्लियर? एंड वीएस की वैल्यू दी गई है आपकी 400 वोल्ट। क्लियर? और क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/50 यानी 20 मिली सेकेंड। ये आपका टाइम पीरियड होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है पावर डिलीवर्ड टू लोड। लोड को क्या पावर डिलीवर्ड होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पावर डिलीवर्ड टू लोड हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, V नॉट आर का स्क्वायर बाई आर के बराबर। क्लियर? यानी हमें रूट में स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज निकाल लेना है और उसका स्क्वायर करके आर से डिवाइड कर देना है। ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, आपका पावर डिलीवर्ड टू लोड हो जाएगा। क्लियर? तो पहला देखते हैं, पहला आपसे कह रहा है क्या, स्क्वायर वेव ऑपरेशन। स्क्वायर वेव ऑपरेशन, स्क्वायर वेव ऑपरेशन में क्या होता है आपका, V नॉट आर की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है Vs के बराबर आ जाती है। क्योंकि अगर ये स्क्वायर वेव ऑपरेशन है तो स्क्वायर वेव ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यही तो ऑपरेशन हुआ। क्लियर? और अगर हम इसका रूट में स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो रूट में स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा, Vs के बराबर ही तो आ जाना है। क्लियर? एक स्क्वायर वेव का अगर हमें रूट में स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये इसका आप स्क्वायर करो, फिर इसका मीन लो, फिर इसका रूट लो, तो वो क्या आ जाएगा, V नॉट आर की वैल्यू Vs के बराबर ही आनी है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो V नॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vs के बराबर। जब V नॉट आर आपका Vs के बराबर हो गया तो पावर डिलीवर टू लोड क्या हो जाएगा, P नॉट क्या हो जाएगा, ये V नॉट आर का स्क्वायर बाई आर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, V नॉट आर की वैल्यू Vs के बराबर और Vs की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 400 वोल्ट, यानी 400 का स्क्वायर बाई 12। क्लियर? तो ये आपको दे देगा 13.33 किलो। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13,333.33 वाट आएगा, जो कि 13.33 किलोवाट के बराबर होगा। ये हो गया स्क्वायर वेव के लिए। अब आते हैं, सेम क्वेश्चन में आपको दिया है क्वाजी स्क्वायर वेव ऑपरेशन। क्वाजी स्क्वायर वेव ऑपरेशन, और इसमें गलती से 2D की वैल्यू गिवन ही नहीं है कि 2D की वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि आपको पता है V नॉट आर की वैल्यू क्या होती है। एक क्वाजी स्क्वायर वेव के लिए अभी हमने ऊपर क्वेश्चन को देखा था, तो V नॉट आर की वैल्यू हमारी क्या आई थी, Vs अंडर रूट 2D बाई पाई, यही तो आया था। तो जब तक हमें पल्स विड्थ नहीं पता होगी कि कितने ड्यूरेशन के लिए वो ऑन मोड में रह रहा है, तब तक हम इसको मेजर नहीं कर सकते।
क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो पल्स विड्थ होगी यानी ऑन टाइम ऑन ड्यूरेशन जो होगा वो क्या होगा। यहाँ पे ये चीज क्लियर है, टी की वैल्यू कितनी है हमारी 20 मिली सेकेंड के बराबर, और टी क्या होता है एंड 2 पाई किसके इक्विवेलेंट होता है टी के इक्विवेलेंट, तो पाई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा टी बाई 2 के इक्विवेलेंट। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वी एस अंडर रूट 2d बाई टी बाई 2। क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा वी एस अंडर रूट 2d अपॉन टी बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 10 मिली सेकेंड। क्लियर? तो ये आपको मिली सेकेंड, यानी आपको क्वेश्चन में 2d की वैल्यू मिली सेकेंड में गिवन होना चाहिए। अगर मिली सेकेंड में नहीं, अगर एंगल में भी दे देता तब भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एंगल में भी दे देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट किसी भी टर्म में इसको गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि 2d की वैल्यू हमारी 1 मिली सेकेंड मान लेते हैं या 2 मिली सेकेंड मान लो, जो भी आपको एज्यूम करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको 5 मिली सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर? 2d की वैल्यू हमारी क्या है 5 मिली सेकेंड है। ठीक है, जब ये 5 मिली सेकेंड है तो वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा ये वी एस अंडर रूट 5 बाई 10, यानी क्या हो जाएगा ये वी एस बाई रूट 2। यहाँ पे 2d 5 मिली सेकेंड लेने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका क्वाजी स्क्वायर वेव फॉर्म होता है उसमें 2d टाइम के लिए आपको ऑन ड्यूरेशन मिल रहा है और वो 2d की वैल्यू 5 मिली सेकेंड के बराबर। क्लियर? ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये हो गया। ये एंगल के टर्म में भी आपको दे सकता था। ठीक है, एंगल के टर्म में देता तो आप क्या करना पड़ता, यही काम करना पड़ता। 2 पाई इज इक्वल टू टी, मान लो पाई बाई 2 दे देता या पाई बाई 3 दे देता, तो पाई बाई 3 देता क्या होता, पाई बाई 3 देने का मतलब क्या होता टी बाई 2 पाई इंटू पाई बाई 3। क्लियर? तो ये क्या आ जाता इज इक्वल टू टी बाई 6। क्लियर? वैल्यू पुट करते थे, टी से टी कैंसिल हो जाता आपको, तब भी आंसर मिल जाता। अगर ये एंगल के टर्म में देता तो भी आप एंगल को कंपेयर कर सकते हैं टाइम से, और टाइम पीरियड्स के रेस्पेक्ट में आप सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वी नॉट आर की वैल्यू आ गई वी एस बाई रूट 2 के बराबर। ठीक है, जब हमें वी एस बाई रूट 2 मिल गया तो हम क्या करना है, कुछ करना नहीं, अब वैल्यू पुट कर दे बस। पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू क्या होगी वी नॉट आर का स्क्वायर बाई आर, और वी नॉट आर क्या है आपका वी एस स्क्वायर बाई 2 बाई आर की वैल्यू 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 का स्क्वायर बाई 24, यानी वी एस की वैल्यू आपकी 400 है। ठीक है, और वी नॉट आर की वैल्यू में वी एस बाई रूट 2 मिल रही है, कब, जब आपका जो ऑन ड्यूरेशन है वो 5 मिली सेकेंड का हो। तो ये आंसर आपका आ जाएगा क्या, जस्ट हाफ आएगा किसका, जो प्रीवियस आंसर आपको मिला है। क्लियर? ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपका 6.67 किलोवाट। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में बस एक ही गलती थी कि इसमें क्वाजी स्क्वायर के लिए आपको 2d की वैल्यू नहीं दी थी, तो हमने यहाँ पे 2d को एज्यूम किया था 5 मिली सेकेंड और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्लियर? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज पूछा जा रहा है क्या चीज नहीं। आप चाहो तो जब क्वेश्चन ऐसे ही सेम क्वेश्चन अगर यूनिवर्सिटी में दे देता है तो आप 2d के टर्म में एक्सप्रेशन लिख के चले आओ और बाद में 2d को एज्यूम कर लो, एज्यूम जरूर लिख दो और उसके बाद आप आंसर निकाल के चले आओ। आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि आपसे एवरेज करंट भी पूछ लिया जाता है कि एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे भी आपसे करंट पूछा जा सकता था, करंट की वैल्यू क्या होगी। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप वी नॉट आर बाई आर नहीं करेंगे। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर आपसे करंट पूछा जा रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होनी है, यहाँ पे करंट की वैल्यू होनी है वी नॉट आर बाई जेड के बराबर, मॉड ऑफ जेड। क्लियर? और किसी पर्टिकुलर एंगल से ये लैग भी करेगा क्योंकि क्या है यहाँ पे आर एल। क्लियर? आर एल है तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल से लैग भी करेगा। ठीक है, तो वो एंगल भी आएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर करेंगे तो इसकी वैल्यू
3/4 यानी 1/4 यानी π/4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगा यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, हालांकि क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी। और सप्लाई करंट जब आपसे एवरेज वैल्यू पूछे तो सिंपली आप पावर को बैलेंस किया करें कहीं भी। वी एस आई एस इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर आर बाई आर, वी एस आई एस इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर बाई आर। यहां से आपको सप्लाई करंट की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। हमेशा पावर बैलेंस किया करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।